गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कैसे हो बच्चों से? देखो बच्चों, 3 दिन हो गए शायद आप लोगों को वीडियो मिले हुए। आपको मैंने उसके दौरान कुछ क्वेश्चन दिए थे। उम्मीद करता हूँ आपने वो सारे क्वेश्चन पढ़े होंगे, लिखे होंगे, समझे होंगे। पीछे की वीडियोस मैंने रिवाइज करने के लिए आपको दी थी, वो आप लोग प्रॉपरली कर रहे होंगे, नोट्स आपने बना लिए होंगे। तो चलो बच्चों, आज का जो लेक्चर है वो शुरू करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। शुरू करने से पहले एक बार फिर मैं आपको बताना चाहूँगा, मेरा नाम है मनीष कुमार। मैं पढ़ा रहा हूँ आपको केमिस्ट्री क्लास 12 यूनिट 2 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री लेक्चर 16। और स्वागत आप सभी का हमारे चैनल इंसेप्शन एक आरंभ में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज डू सब्सक्राइब एंड लाइक शेयर एंड एटसेट्रा व्हाट यू वांट। और चलो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है गिब्स फ्री एनर्जी एंड सेल्फ पोटेंशियल। गिब्स फ्री एनर्जी एंड सेल्फ पोटेंशियल। देखो, सेल्फ पोटेंशियल का आपने पढ़ लिया। सेल्फ पोटेंशियल क्या होता है? ईएमएफ ऑफ द सेल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, कितना पोटेंशियल है, कितना करंट फ्लो करेगा, वो सब पोटेंशियल होता है। हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। अब दूसरा जो टर्म है गिब्स फ्री एनर्जी। देखो, हम जब 11th क्लास में थे आप सारे, तो 11th क्लास में आप सभी ने थर्मोडायनेमिक्स पढ़ी होगी और वहां पे गिब्स फ्री एनर्जी जरूर आया होगा। और वहां पे आपने पढ़ा होगा डेल जी इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल एस। ये एक रिएक्शन जरूर पढ़ी होगी कि डेल जी इज इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल एस। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। और यहाँ से आपने 3 वो देखे होंगे। इफ डेल जी इज इक्वल टू नेगेटिव देन रिएक्शन इज इक्वल टू स्पॉन्टेनियस, और इफ डेल जी इज इक्वल टू पॉजिटिव नॉन स्पॉन्टेनियस। और थर्ड जो केस पढ़ा होगा वो पढ़ा होगा इफ डेल जी इज इक्वल टू 0, तो ये हो गया एट इक्विलिब्रियम। ये चीजें आपने थर्मोडायनेमिक्स में बहुत ही अच्छी तरीके से, मैं उम्मीद करता हूँ कि पढ़ी होगी और आपको आती होगी। अब देखो, उसी गिब्स फ्री एनर्जी को मैं अपनी सेल से, जो हम सेल बना रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, उससे रिलेट करके हमको समझना है और उसकी ईएमएफ का और गिब्स फ्री एनर्जी का एक रिलेशन देना है आपको। बस ये काम करना है। अब आपको ईएमएफ का पता, आपको गिब्स फ्री एनर्जी का पता है, बस सेल के पर्सपेक्टिव में उनको कोरिलेट करके रिलेशन निकालना है। ये आज का हमारा टॉपिक का एम है। तो देखो बच्चों, जो भी हमारी एक बात समझो। थर्मोडायनेमिक्स में हम पढ़ते हैं कि अगर एक सिस्टम है और ये सराउंडिंग है, अगर सराउंडिंग सिस्टम के ऊपर वर्क करती है, अगर सराउंडिंग सिस्टम के ऊपर वर्क करती है, इफ सराउंडिंग डन वर्क ऑन द सिस्टम, ऑन द सिस्टम, तो क्या होगा? पॉजिटिव होता है ना? मतलब पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है? अगर सिस्टम के ऊपर वर्क डन किया गया हो तो होता है पॉजिटिव। और अगर सिस्टम ने वर्क किया हो सराउंडिंग के ऊपर, इफ सिस्टम डन सम अमाउंट ऑफ वर्क डन इन सराउंडिंग, सिस्टम के द्वारा कुछ वर्क डन किया गया हो, तो उसको कहते हैं, क्या कहते हैं? तो भाई नेगेटिव में ही लेते हैं ना उसको। सिस्टम वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग, तो होता है नेगेटिव कि सिस्टम से कुछ ना कुछ निकला है। और अगर वर्क डन बाय द सराउंडिंग ऑन द सिस्टम, कि सिस्टम में कुछ ना कुछ किया है, वो होता है पॉजिटिव। ये 2 बातें आपको याद होनी चाहिए। अब देखो, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या होता है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में होता है कि जो केमिकल रिएक्शंस होती है उसके कारण इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो करता है, करंट फ्लो करता है, और रिएक्शन होती है, मतलब स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है। केमिकल डाले, सर्किट दिया, अब वो ऑटोमेटिक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन चलने लग जाती है, करंट मिल रहा है हमें। क्या हुआ? सिस्टम ने, हमारे सेल ने वर्क डन किया, बस इनिशिएट कर दिया। अब वो आयंस अपने आप मूवमेंट करते रहेंगे, साल्ट ब्रिज लगा दिया, अब वो सेल चलती रहेगी स्पॉन्टेनियसली। तो क्या हो रहा है? सिस्टम वर्क डन कर रहा है ना। दूसरे केस में देखो, इलेक्ट्रोलिटिक सेल में आप लगा दो इलेक्ट्रोलिटिक सेल का सेटअप, और उसमें इलेक्ट्रिक करंट का जो हमें डीसी वोल्टेज दे रहे थे, हम बैटरी से सप्लाई दे रहे थे इलेक्ट्रिसिटी की, वो लगा दो। अब उसको ऑन करोगे तो सेल चलने लग जाएगी, जैसे ही ऑफ करोगे सेल बंद हो जाएगी। मतलब क्या है? हम सिस्टम पे वर्क डन कर रहे हैं तो सिस्टम में कुछ हो रहा है, अदरवाइज नहीं हो रहा। वहां क्या था, एक बार सिस्टम को इनिशिएट कर दिया, अब सिस्टम ऑटोमेटिक स्पॉन्टेनियसली चल रहा है। तो बताओ, जब सिस्टम वर्क कर रहा है तो वो कैसा जाएगा? वर्क डन बाय द सिस्टम नेगेटिव, और वर्क डन ऑन द सिस्टम मतलब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पॉजिटिव। तो यही कहानी है। जो पॉइंट सारे मिक्स करके जो लास्ट में कंक्लूजन था वो मैंने आपको अभी बता दिया है कि इलेक्ट्रोलाइटिक में क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल में क्या होता है, वर्क डन कौन कहाँ कर रहा है। तो देखो, शुरू करते हैं। आज की नोट्स कैसे बनाओगे? 2 केस है, 2 तरह के सेल है हमारे पास। वर्क ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वर्क करता है तो किससे कम होगा? अब मान लो कोई चीज मैं वर्क करूंगा,
तो वर्क डन का और वर्क और एनर्जी तो एक दूसरे के रिलेटेड है। अब मैं वर्क कर रहा हूँ, इसका मतलब मेरे से कुछ ना कुछ निकल रहा है, तो किस फॉर्म में निकलेगा? एनर्जी में। तो मेरी कुछ ना कुछ एनर्जी कम होगी ना, तो वर्क डन बाय द सिस्टम, तो उसको हम कह सकते हैं कि जितना वर्क डन सिस्टम करेगा उतनी उसकी एनर्जी निकलेगी। एनर्जी के साथ अगर जोड़े वर्क डन को, मान लो मेरे अंदर 20 किलो कैलोरी एनर्जी, अभी मैंने कुछ वर्क डन कर दिया, तो मेरे पास अभी मैंने दोबारा मेजर की 15 किलो कैलोरी बच गई। इसका मतलब क्या हम कह सकते हैं कि मैंने 5 किलो कैलोरी का वर्क डन कर दिया वहां पे, कह सकते हैं ना। वही बात लिखी है कि वर्क ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज इक्वल टू फ्री एनर्जी ऑफ सेल, किसमें? नेगेटिव में। इसको कह सकते हैं डिक्रीज इन फ्री एनर्जी ऑफ सेल, की कितनी घट गई? 5 किलो कैलोरी घट गई भाई, लिख सकते हैं ना। वर्क डन बाय द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज इक्वल टू डिक्रीज इन फ्री एनर्जी ऑफ द सेल, यानी कि माइनस में जो भी फ्री एनर्जी होगी वो। दूसरा केस वर्क ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, प्लस में फ्री एनर्जी, हम उसमें कितना करंट दे रहे हैं, वही हमारा वर्क डन होगा। तो ये दोनों केस आप समझ लो। उसके बाद देखो, अगर ये वाला केस है कि नेगेटिव में है, तो नेगेटिव कब आएगी? ये लिख दो, डेल जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई। वर्क डन कैसे निकालोगे? कि कितना ईएमएफ और कितना चार्ज फ्लो किया, किस ईएमएफ के साथ, और कितना चार्ज एन एफ फेराडे, कितना फेराडे चार्ज ने फ्लो किया, वही तो होगा। तो वो डेल जी आ जाएगा। तो अगर हमारा केस ये है फ्री एनर्जी डिक्रीज वाला, मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का, तो हमारे जो डेल जी की वैल्यू होगी माइनस एन एफ ई। माइनस क्यों? क्योंकि एनर्जी डिक्रीज हो रही। अगर केस इलेक्ट्रोलाइटिक का थे प्लस में होगी, कि एनर्जी हम कितनी बढ़ाएंगे उतना ही वर्क डन होगा। तो ये दो केस याद रखने हैं आपको। एनएफई क्या है? वर्क डन, एक तरह से वर्क डन कह सकते हैं कि कितना करंट फ्लो कर रहा है, कितना वर्क डन हो रहा है। ये लिखा ना कि जो इलेक्ट्रिकल वर्क डन होता है भाई, वो किसके बराबर होता है? वो बराबर होता है कि फ्री एनर्जी के चेंज में कितना डिक्रीज हुआ। ये हमारी फ्री एनर्जी है। फ्री एनर्जी मतलब एनर्जी, मतलब अगर करंट है तो उनका प्रोडक्ट। ये एनएफई आपको याद रखना है कि ये रिलेशन, कि डेल जी इज इक्वल टू माइनस एनएफई कब? जब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। डेल जी इज इक्वल टू प्लस एनएफई कब? जब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है। बस ये याद रखना आपको। अब देखो, ये स्पॉन्टेनियस है। स्पॉन्टेनियस क्यों है? क्योंकि बस एक बार हमने शुरू किया, उसके बाद केमिकल हमारे अपने आप आयन जनरेट करके इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्ट करा रहे हैं, फ्लो करा रहे हैं। जबकि ये नॉन स्पॉन्टेनियस है, क्योंकि हमने इलेक्ट्रिसिटी बंद कर दी, रिएक्शन रुक जाएगी, कुछ नहीं होगा। इसको हमें कराना पड़ेगा, हमें लगातार इसको कुछ सप्लाई देनी पड़ेगी। जबकि यहाँ पे बस इनिशिएट कराना, उसके बाद ये अपने आप चलती रहेगी। तो दिस इज स्पॉन्टेनियस, दिस इज नॉन स्पॉन्टेनियस। अब इधर देखो, स्पॉन्टेनियस है ये। क्या है स्पॉन्टेनियस? उस केस को भूल जाओ, हमें जो डिस्कस करना है, हमें यही केस डिस्कस करना है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हमारी होती है स्पॉन्टेनियस। अभी स्पॉन्टेनियस कब हो सकती है बताओ? मैथ सारे पढ़ते हो भाई। एन कांस्टेंट, फैराडे 96,500। ई सेल की वैल्यू क्या चाहिए? अगर ई सेल की वैल्यू पॉजिटिव है, अगर ई सेल की वैल्यू पॉजिटिव आ गई, तो डेल जी की वैल्यू क्या होगी बताओ भाई? ई सेल अगर पॉजिटिव है तो डेल जी की वैल्यू नेगेटिव ही रहेगी। इफ ई सेल इज पॉजिटिव, तो डेल जी इज इक्वल टू नेगेटिव। दिस इंप्लाइज दैट रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस। अगर मान लो ऐसा हो जाए, ई सेल की वैल्यू आपको कहीं आ जाए नेगेटिव। अब देखो, ई सेल को यहाँ नेगेटिव पुट करो आप, माइनस एन एफ इंटू माइनस ई सेल, ये हो जाएगा पॉजिटिव। अब क्या रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी? नहीं, रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस। ये आपको करना है। डेल जी की वैल्यू हमेशा नेगेटिव होनी चाहिए स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को। अब क्वेश्चन आपके पास आएगा, किस टाइप का आएगा, प्रॉब्लम करेंगे हम क्वेश्चन न्यूमेरिकल, लेकिन बता रहा हूं थोड़ा आइडिया, सब कुछ दिया होगा आपको। कहेंगे बताओ रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस, बस आपको वैल्यू पुट करके देखना है ई सेल पॉजिटिव दिया है नेगेटिव। ई सेल के लिए आपको ये फॉर्मूला दिया होगा, वो रिएक्शन देगी। देखो, अब तक नस्ट इक्वेशन पे क्वेश्चन था, अब नस्ट इक्वेशन के बाद भी एक स्टेप आगे बढ़ा दे कि नस्ट इक्वेशन यूज करके आप ई सेल निकालो। ई सेल निकाल के इसमें पुट करो, फिर आप बताओ कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी या नॉन स्पॉन्टेनियस। बढ़ा दिया नेक्स्ट स्टेप। तो इसलिए मैं स्टार्टिंग से कह रहा हूँ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, आप सेल से जैसे मैंने शुरू किया था, इससे अच्छा तरीका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ने का हो ही नहीं सकता। जिस पैटर्न में मैंने कराया है उससे अच्छा तरीका नहीं हो सकता।
तो आप उसी पैटर्न पहले सेल पढ़ो, होता क्या है, कैथोड एनोड, सेल रिप्रेजेंटेशन, सेल का कंस्ट्रक्शन, वो सब पढ़ो। उसके बाद ईएमएफ निकालना सीखो, आप कंडक्टिविटीज पढ़ो, सारा पढ़ो, नस्ट इक्वेशन पढ़ो। उसके बाद ये लास्ट टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही आसान है, समझो तो कुछ नहीं है, ये 2 लाइन्स है, ये है। अब इसमें क्वेश्चन बनेंगे सीधे। एन इलेक्ट्रॉन चेंज का पता होगा, फैराडे की वैल्यू पता है, ई सेल यहाँ से निकलेगा, यहाँ से ई सेल आ गया, उसके बाद डेल जी आप नेगेटिव पॉजिटिव निकाल लो। ई सेल अगर आपका नेगेटिव है तो मतलब डेल जी नॉन स्पॉन्टेनियस, मतलब रिएक्शन नहीं होगी, मतलब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है। अगर ई सेल की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है यहाँ से, तो मतलब यहाँ पे डेल जी नेगेटिव आ गया, मतलब रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। अपने आप बता दोगे, अब सारा डाटा बिना कुछ कहे कर लोगे। अब देखो, अगर इसमें अगर हम ई सेल की वैल्यू पुट कर दे, डेल जी इक्वल टू माइनस एन एफ, ई की वैल्यू क्या है भाई, ई सेल की वैल्यू देखो यहाँ है, ई सेल की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, करो, ई सेल की वैल्यू पुट कर लोगे। चलो मैं इसको रब करके पूरा ढंग से आपको डेरिवेशन कराता हूँ। हाँ तो भाई देखो, डेल जी माइनस एन एफ ई सेल था, ई सेल की वैल्यू रखनी थी। अब देखो कुछ एक सेल ऐसी होती है जिसमें ई सेल की वैल्यू 0 होती है हमारी। अब यहाँ पे हम वो 0 क्यों यूज करेंगे, उसका एक कारण सीधा सा है कि हमारी जो कैलकुलेशन पार्ट हो वो इजी हो। अब केस आ जाए कि आपका ई स्टैंडर्ड सेल आपको कुछ दी हुई है और कंसंट्रेशन सेल दे दी, कंसंट्रेशन सेल दे दी आपको, तो कंसंट्रेशन सेल के लिए हमने जो पढ़ा था वही तो रिलेशन था। कंसंट्रेशन सेल के लिए हमने क्या रिलेशन पढ़ा था, आपको अगर याद होगा कि वहां पे ई नोट सेल 0 होता है, ई सेल इज इक्वल टू 0.0591 ln/2/c1 होता है। ऐसे कुछ एक स्पेसिफिक सेल्स में दिया हो कि इफ ई सेल इज इक्वल टू 0 देन फाइंड आउट द स्पॉन्टेनिटी ऑफ द रिएक्शन एंड गिवन डाटा दैट ई नोट सेल ये हो गया और टेम्परेचर ये है, सब कुछ दिया हो, तो हम केस कंसीडर करेंगे व्हेन ई सेल इज इक्वल टू 0। अब देखो, अगर नेक्स्ट इक्वेशन में ई सेल को हमने 0 कर दिया, ये 0 हो गया हमारा, जब ई नोट को इधर ले आओ, माइनस से माइनस कैंसिल, तो हमारा ये रिलेशन बन जाएगा नेक्स्ट इक्वेशन का, व्हेन ई सेल इज इक्वल टू 0, ई नोट सेल इज इक्वल टू 0.0591 बाय एन लॉग ऑफ प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, ये बन गया हमारा। ठीक है। अब देखो, एक इक्विलिब्रियम जब केस होता है, दरअसल इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो हम पढ़ रहे हैं ये कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत थर्मोडायनेमिक्स को टच करते हुए निकलेगी, थोड़ा सा इक्विलिब्रियम को टच करते हुए निकलेगी। अब अगर इसमें डीप में चले जाए हम कि इक्विलिब्रियम मत पढ़ाने लग जाए आपको, तो वो गलत होगा भाई, वो 11th का पार्ट था, अभी ना तो इस पर क्वेश्चन आएगा। तो अगर आपको इक्विलिब्रियम आता है तो आपको समझ में आ ही जाएगा, अगर आपने इक्विलिब्रियम पढ़ा है तो ये कुछ नहीं है, ये चीजें इक्विलिब्रियम में भर भर के और यही है और कुछ है ही नहीं। दूसरी बात, अगर नहीं पढ़ा है तो इसके लिए एक पूरी यूनिट हम पढ़ा नहीं सकते आपको, क्योंकि सभी बच्चों को तो ऐसा है नहीं कि नहीं पढ़ा होगा। अब जिन्होंने पढ़ा है वो क्यों पढ़ेंगे भाई, तो गलती आपकी, नहीं पढ़ा है तो आप इसको याद करो, या फिर आप पर्सनली कभी भी जब मिलेंगे जब आपको पढ़ाएंगे। तो अभी आपको क्या याद करना है कि इक्विलिब्रियम के लिए नॉर्मल केस में अगर ई सेल 0 हो जाए, अगर ई सेल 0 हो जाए तो नेक्स्ट इक्वेशन बन जाती है कि ई नोट सेल इज इक्वल टू 0.0591 बाय एन लॉग ऑफ पी बाय आर, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। लेकिन इक्विलिब्रियम पे जब होती है तो ई नोट सेल हो जाती है आर टी एन एफ एल एन के सी। के सी क्या होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, इसको ही के सी बोल देते हैं। और इसको जब हम कैंसिल आउट करते हैं 0.0591 को इक्विलिब्रियम वाले में, तो आर टी बाय एन एफ कुछ नहीं, आर रेट वो गैस कांस्टेंट, टी टेम्परेचर, एन एफ वही सारी चीजें। तो ई नोट सेल आ गई हमारे पास, ये कब, जब ई सेल 0 है और रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है। ई सेल 0 है, रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है, और डेल जी भी हम वहीं पे कैलकुलेट कर रहे हैं इक्विलिब्रियम। तो अब यहाँ कर दो पुट, इस ई नोट सेल की वैल्यू पुट कर दो, ई सेल की बजाय ई नोट सेल की वैल्यू पुट कर दो, ई सेल हमारे पास है नहीं। तो जैसे ई नोट सेल की वैल्यू यहाँ पुट करोगे, मान लो इस ई की नोट सेल की जगह ये वैल्यू पुट करोगे, इस एन एफ से ये एन एफ चला जाएगा भाई, और हमारे पास बचेगा आर टी एल एन के सी, एन एफ से एन एफ गया, डेल जी इज इक्वल टू आर टी एल एन के सी, ये बचेगा हमारे पास, क्या बचेगा, आर टी एल एन के सी। तो ये जो हमारा रिलेशन आया ये हमें लास्ट में देगा स्पॉन्टेनिटी ऑफ द रिएक्शन इन केस ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है भाई, कर लोगे, आर टी एल एन के सी, और साथ में क्या आएगा, नेगेटिव वैल्यू भी आएगी। तो ये हमारा क्या था कि रिलेशन था गिव्स फ्री एनर्जी डेल जी, और किसके साथ, ईएमएफ के साथ, ये था एनएफई, अगर सीधा दे रखा हो। अगर बात इक्विलिब्रियम की आ जाए तो आप इक्विलिब्रियम के लिए ये वाला यूज कर लो, ये वाला यूज कर लो, यहाँ से ई नोट सेल निकाल के यहाँ पुट कर लो, या फिर डायरेक्ट यहाँ रख लो। अगर केसी वैल्यू दी हुई है तो डायरेक्ट इसमें रख दो, अगर केसी नहीं दिया हुआ है, ई नोट सेल दी हुई है तो यहाँ से यहाँ रख दो, अगर ये सब दिया है तो ये रख दो, मतलब सारे रिलेशन आपके पास क्वेश्चन।
ये इसलिए किया है क्योंकि कई बार ये क्वेश्चन आपको सीबीएसई पूछ लेता है, अक्सर ये क्लासेस में नहीं किया जाता। ये क्यों नहीं करवाया जाता, उसका कारण है इक्विलिब्रियम से जुड़ा होना इसका, कि इक्विलिब्रियम को फिर पढ़ाना पड़ता है। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसको याद कर लोगे, जिसको आता है वो कर लेगा। केसी क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। वो कैसे निकालते हैं, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट बाय प्रोडक्ट, कि कितना प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, कितना प्रोडक्ट बना और कितना रिएक्टेंट गया, अल्फा अल्फा स्क्वायर करके निकाला था हमने। तो केसी की वैल्यू है ये। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है केसी के टर्म्स में कि भाई इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर दिस रिएक्शन इज दिस एट दिस टेम्परेचर, फाइंड आउट द स्पॉन्टेनिटी ऑफ द रिएक्शन। डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू रखो केसी की, ln RT, टी टेम्परेचर, ये कांस्टेंट, डेल जी की वैल्यू आ जाएगी आपके पास। पॉजिटिव होगी नेगेटिव होगी, आप फिजिबिलिटी रिएक्शन की बता दोगे कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है। तो मेरे ख्याल में आपका ये आराम से हो जाएगा, आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। हो जाएगा भाई, RT ln केसी। अब देखना कभी भी ln को अगर log में कन्वर्ट करना पड़े तो याद रख लेना, ln को log में कन्वर्ट करना पड़े तो ये हो जाएगा डेल जी इज इक्वल टू माइनस RT। अब इसको माइनस RT 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं। देखो यहाँ लिख लो, इस बात को भी क्लियर कर लो, ये खत्म है, लास्ट है इस लेक्चर में, और कुछ नहीं पढ़ा रहे। हमारे पास रिलेशन आया डेल जी इज इक्वल टू माइनस RT ln KC, ये रिलेशन आया। आपको कहीं भी ये लगे ना ln को हमें log में कन्वर्ट करना है, तो आप 2.303 से उसको मल्टीप्लाई कर दो और कुछ नहीं करना, और log में हो जाएगा वो। तो इसको कर दो डेल जी इज इक्वल टू माइनस 2.303 RT log KC। अब ये log की टर्म में आ गया, ये नेचुरल log होता है, ये log 10 बेस पे होता है, ये log ln e पे होता है। तो अगर मान लो log ज्यादातर ln में कोई वैल्यू नहीं दी होती, तो अगर ये रिलेशन याद है तो इसको आप 2.303 कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके ln को log में कन्वर्ट कर सकते हो। और यहाँ पे log में वैल्यू दी होगी आपकी केसी की, मान लो 1.5 है तो log 1.5 की आपको वैल्यू दी होगी, मल्टीप्लाई करना है, डेल जी निकल आएगा। पॉजिटिव नेगेटिव जो भी आएगा आप आराम से बता सकते हो कि रिएक्शन कैसी होगी, स्पॉन्टेनियस या नॉन स्पॉन्टेनियस। एक दो क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद खत्म करते हैं इस लेक्चर को। बच्चा पार्टी देखो जल्दी से, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है देखो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपको पूरी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के जो मेन कॉन्सेप्ट है उनको रिवाइज करा देगा। देखो, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज, मतलब डेल जी पूछ रहा है, स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज। भाई फ्री एनर्जी क्या होता है, जी गिव्स फ्री एनर्जी, चेंज मतलब डेल, मतलब डेल जी निकलवा रहा है। एंड मैक्सिमम वर्क ऑब्टेनेबल फ्रॉम द रिएक्शन, डेल जी निकालोगे तो वर्क डन तो बता ही दोगे, है ना। चलो, तो दिया क्या है, ये रिएक्शन दिया कि जिंक सॉलिड से कॉपर 2+, और ये इक्विलिब्रियम में है, कॉपर सॉलिड जा रहा है और जिंक 2+ जा रहा है, वो एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दी है जिंक और कॉपर की। यहाँ पे ई स्टैंडर्ड दिया है Zn2 पॉजिटिव से Zn, देखो ई स्टैंडर्ड दिया Zn2 पॉजिटिव से Zn, और ई स्टैंडर्ड दिया Cu2 पॉजिटिव से Cu। पहला काम है सेल रिप्रेजेंट करो, हो क्या रहा है एक्चुअल में, Zn, ये Zn है, किस में जा रहा है, Zn जा रहा है भाई Zn2 पॉजिटिव में, ये आ गया हमारा सॉल्ट ब्रिज। अब देखो क्या हो रहा है, Cu2 पॉजिटिव जा रहा है भाई Cu में, ये हमारी सेल रिप्रेजेंटेशन होगी। अब देखो एक्चुअल में हो क्या रहा है, Zn जा रहा है Zn2+ में, Zn2+ में जा रहा है, जबकि स्टैंडर्ड किसका दिया है, Zn2+ से Zn जा रहा है। हमें क्या चाहिए, Zn से Zn2+, तो ये माइनस में है, तो देखो क्या करोगे, ई स्टैंडर्ड Zn2+ से Zn इज इक्वल टू माइनस ऑफ ई स्टैंडर्ड Zn से Zn2+। ये बात किसको समझ में नहीं आई बताओ, सभी को आ जानी चाहिए कि Zn2+ से Zn जा रहा है वो, और जो Zn से Zn2+ जाएगा उसमें वैल्यूज में कोई फर्क नहीं होगा, मैग्नीट्यूड सेम होगा, केवल साइन का फर्क होगा। हमें क्या चाहिए, Zn से Zn2+, दे क्या रखा है Zn2+ से Zn, तो इस माइनस को प्लस में कर दो, तो भाई ये क्या दे रखा है, उल्टा दे रखा है ना यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा, हमें चाहिए ये Zn2+ से ये वाला चाहिए, तो माइनस में करोगे तो माइनस ऑफ माइनस 0.76 क्या आ जाएगा, प्लस 0.76 वोल्ट। ये वैल्यू देखो यही घुमाते हैं, पहले सेल रिप्रेजेंट करो, देखो सेल में हो क्या रहा है, फिर वहां पे दिया क्या है, तो जो हमें चाहिए ना वो लो, दिए हुए से वो निकालो जो हमें चाहिए। हमें चाहिए था Zn से Zn2+, दिया है Zn2+ से Zn, तो हम क्या करेंगे, उसको रिवर्स कर देंगे, ये वैल्यू हमारी प्लस में हो जाएगी। कर लोगे, तो गिवन आइटम में से हमने कर लिया भाई
ये वैल्यू हमने रिवर्स कर दी और इसका बना दिया हमने कि Zn से जब Zn2 प्लस जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो Cu2 प्लस से Cu में जा रहा है, यहाँ दिया क्या है Cu2 प्लस से Cu में जा रहा है, ये प्लस में दिया ऑलरेडी, तो कर दो। ई सेल कैसे निकालोगे, दोनों को जोड़ दो, ई नॉट सेल रिडक्शन प्लस ई नॉट सेल ऑक्सीडेशन या कैथोड एनोड जो भी है कर दो। 0.76 प्लस 0.34 कितना आ जाएगा 1.10 वोल्ट, ये आ गया हमारा ई सेल। चलो और क्या चाहिए हमें, ई सेल की वैल्यू आ गई। अब देखो एन की वैल्यू कितनी है, देखो दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ये 2 इलेक्ट्रॉन देगा, एक्चुअल में क्या हो रहा है देखो Zn2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, इसने 2 इलेक्ट्रॉन दिए, यहाँ पे Cu2 प्लस था उसने 2 इलेक्ट्रॉन लिए और Cu बनाया, दोनों को जोड़ के रिएक्शन बना दिया ओवरऑल रिएक्शन। तो इलेक्ट्रॉन चेंज कितने का है 2 इलेक्ट्रॉन का, तो हमारे पास n की वैल्यू भी आ गई, हमारे पास E की वैल्यू भी आ गई, हमारे पास F की वैल्यू भी है। तो नहीं निकाल सकते तुम डेल जी, निकालो डेल जी की वैल्यू क्या आएगी, देखो डेल जी माइनस NFE। अब देखो ई सेल, ई की वैल्यू हमारी पॉजिटिव है तो सीधी सी बात है डेल जी कैसा आएगा नेगेटिव ही आएगा। तो मतलब रिएक्शन कैसी है फिजिबल, रिएक्शन कैसी है स्पॉन्टेनियस, रिएक्शन कैसी है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की है। ठीक है, तो वैल्यू जब इनकी पुट करोगे तो आप आंसर निकाल लो, 2 इंटू 96,500 इंटू 1.10, इसको जब सोल्व करोगे तो इसका आंसर आएगा भाई 212 जूल 300 जूल मोल इनवर्स, ये आंसर आएगा इसका 212,300 जूल मोल इनवर्स। अब देखो इसको अगर जूल को किलो मोल में बनाओगे, किलो जूल पर मोल में, तो इसको कर दो 1 2 3 3 जीरो छोड़ के लगा दो 212.303 किलो जूल पर मोल, ये आंसर आ जाएगा हमारा। ये क्या आ गया, ये वैल्यू, ये आंसर है हमारा डेल जी। तो मैक्सिमम कितना वर्क कर सकते हैं, जितनी हमारे फ्री एनर्जी में चेंज होगा, नेगेटिव में भी ये दोनों जगह। तो यही तो पूछ रहा है कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वर्क कितना ऑब्टेन कर सकते हो। भाई वर्क डन का क्या कहा था कि जितना फ्री एनर्जी में चेंज होगा, चेंज अगर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है तो नेगेटिव में होगा, तो नेगेटिव में हो रहा है, तो मतलब इतना वर्क डन हुआ है, क्योंकि इतनी हमारी एनर्जी कम हुई है तो इतना ही वर्क डन किया होगा। 20 किलो पहले थी, 15 किलो कैलोरी अब हो गई, तो मतलब जो वर्क डन हुआ वो 5 किलो कैलोरी का। यही क्वेश्चन था सिंपल। उसके बाद इसने पूछा है अगला जो क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, चलो क्वेश्चन को रब कर देता हूँ। वो कह रहा है कि भाई इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू निकालो, यहाँ से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू निकालो। अब बताओ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के साथ ये पूछ रहा है आल्सो कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन। तो ये तो हमने पता है, ये क्या है ना हमने कि डेल जी इज इक्वल टू माइनस 2.303 RT log KC, ये तो हमने पढ़ा है ना, ये माइनस 2.303 RT log KC। अब देखो ये डेल जी की वैल्यू क्या है हमारे पास, माइनस 212.300 और इज इक्वल टू माइनस 2.303, R कांस्टेंट है, T कांस्टेंट है, log KC। अब यहां से अगर log KC निकालोगे तुम, log KC इज इक्वल टू, तो क्या करोगे इन सबको इधर ले आओ, माइनस से माइनस उड़ा दो पहले, तो क्या बचेगा 212.303 और ये सब आ जाएगा डिवाइडेड में 2.303 RT, ये आ जाएगा हमारा। अब जब कैलकुलेट करोगे आर की वैल्यू रख दो 8.314। टेम्परेचर आपको दिया है कहीं, क्वेश्चन में टेम्परेचर नहीं दिया भाई, क्वेश्चन में टेम्परेचर दिया नहीं है। अगर नहीं दिया है तो रूम टेम्परेचर ले सकते हैं 25 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास log KC इज इक्वल टू 2.212300 2.303 इंटू 8.314 इंटू 298 केल्विन। अगर टेम्परेचर नहीं दिया हो तो हम लेते हैं 25 डिग्री सेल्सियस रूम टेम्परेचर, जिसको 298 केल्विन भी कह सकते हैं। अब सारा मान लो किलो जूल में है, जूल ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो यहाँ भी हम केल्विन में करेंगे ना कि डिग्री सेल्सियस में। जब इसको सोल्व करेंगे तो इसकी देखो सोल्व करने के बाद जो वैल्यू आएगी हमारे पास वो आ जाएगी
37.2074। log के c की वैल्यू आएगी 37.2074। अब देखो ये वैल्यू आ गया, अब यहाँ छोड़ दोगे तो आधा नंबर कट जाएगा आपका। अब सीबीएसई में आपको लॉग टेबल मिलती है जब पेपर होता है, तो वहां से इसका एंटी लॉग निकालना पड़ेगा और वो आ जाएगा फिर एंटी लॉग लगो क्या होगा, देखो लॉग है ना, इसको कौन कैंसिल करेगा, एंटी लॉग, तो हम लिखेंगे एंटी लॉग ऑफ log के सी। अब वैल्यू देखेंगे log के सी की एंटी लॉग वैल्यू इस पे कितनी है, तो वो निकाल के हम लिख देंगे और वो आंसर जो आएगा आपका वो आ जाएगा 1.6 इंटू 10 to power -27, 10 to power +37 हुई, -27 नहीं +37, ये आंसर रहेगा। चलो ये कोई दिक्कत नहीं है, अब यहाँ तक करो। ये जो एंटी लॉग और लॉग का जो भी है मामला, ये सब मैं एक वीडियो में आपको कराऊंगा। इसके आप एक तो यूनिट कन्वर्जन करवाना है मुझे, मीनवाइल जब भी टाइम मिलेगा, जब भी मूड करेगा, एक यूनिट कन्वर्जन आपको बहुत अच्छे से कराना है। जूल, केल्विन, कैलोरी, किलो कैलोरी, किलो जूल, उन सब में कैसे कन्वर्जन होगा, एक 20 मिनट की वीडियो में आपका सारा क्लियर कर देंगे। उसके अलावा हमें करना है एक लॉगरिथम, लॉग लेना और एंटी लॉग लेना, वो सब मुझे कराना है, उसकी आप टेंशन मत लो। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हमारी एक तरह से कंप्लीट हो चुकी है भाई, कुछ नहीं बचा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। सेल से आप कहोगे तो मैं वीडियो बना के बता दूंगा, याद जरूर करने। 2 नंबर में एक सेल पे जरूर क्वेश्चन आता है, ड्राई सेल पे आएगा, फ्यूल सेल पे आएगा, हाइड्रोजन सेल पे आएगा, प्राइमरी सेकेंडरी सेल पे आएगा, एक क्वेश्चन जरूर आता है, हर बार आता है, तो वो आपको याद करना है। 1 नंबर 2 नंबर में कहीं ना कहीं एग्जाम्पल्स और उनके रिचार्जिंग, डिस्चार्जिंग, बैटरी वगैरह जो मैंने भेजा था वो सब याद करना आपको। तो इस तरह से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का आज हमारा फाइनल, या फिर मैं मन किया था एक फ्यूल सेल पे इन पे और दूंगा। तो लेक्चर 16 था, लेक्चर 17 लगा लो, उसके बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री खत्म। मैं एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन आपको सोल्व कराऊंगा, सारे पढ़ पढ़ के कॉन्सेप्चुअल एनसीईआरटी के अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको वीडियोस के माध्यम से मैं समझाऊंगा सारे। उसके बाद आपका एक टेस्ट होगा, टेस्ट से पहले अगर मन किया मेरा और सब कुछ ठीक रहा, क्योंकि भाई देखो वीडियो 4 क्लासेस की बनानी पड़ती है मुझे, तो टाइम थोड़ा सा बहुत लग जाता है, एक वीडियो बनाने में 2 घंटे लग जाते हैं कम से कम, तो 4 वीडियो 8-9 घंटे उनके लिए प्रिपेयर करना काफ़ी लेंदी हो जाता है। फिलहाल के टाइम में आप लोग मानोगे नहीं, स्कूल की बजाय ये टाइम है, ये ज़्यादा टाइम इन्वॉल्व कर रहा है। स्कूल में अपना 8, 8:30 से 2, 2:30 तक फिक्स था, लेकिन यहाँ तो लगे रहना पड़ता है आप लोगों के लिए कि आप लोग कुछ कर लो। फायदा ये घर पे रह के कर रहे हैं, या कोई बाउंडेशन नहीं है, मर्जी आए तब कर रहे हैं, ऐसे ही आप लोगों के लिए, तो इसको यूटिलाइज करो। हम लोग भी मेहनत कर रहे हैं, आप लोग भी इसको मेहनत करो, इन चीज़ों को गेन करो। सीबीएसई शायद कुछ सिलेबस भी रिड्यूस कर रहा है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप साथ साथ करते चलो। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इस वीक में हर तरह से हमारे रिविजन, क्विक रिविजन, क्वेश्चन आंसर, नोट्स जो कुछ है सब तरह से आपको कंप्लीट हो जाएगा। चलो बच्चों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।